वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 के पेपर के लिए हमने पेड ग्रुप शुरू कर दिया है। 3 मार्च 2025 से पेड ग्रुप शुरू कर दिया गया। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की शुरुआत से इसमें तैयारी कराई जाएगी। 2024 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, तो अब लोगों में क्लैरिटी भी आ चुकी है कि क्या आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस 2024 की, या फिर आपको तैयारी करनी है यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की। रिजल्ट आने के बाद ये क्लैरिटी आ चुकी है। कुछ लोगों ने अपना कट ऑफ मिस कर दिया है 2024 का और 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो इस ग्रुप में आ सकते हैं। शुरुआत से इसमें तैयारी होगी, जो भी गलतियां आपकी रही वो इसमें सुधर जाएंगी इस पेड ग्रुप में। जो लोग एकदम से शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, आपने पहली बार फॉर्म भरा है 2025 में, अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, आप इसके बारे में कंफ्यूज हैं। कई सारे लोग जो मार्केट में अलग अलग चीजें बता रहे हैं, सही चीज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का परफॉर्मेंस क्या रहा है इसके बारे में छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको शुरू में ही दे दूंगा। फिर ओवरऑल हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से 2025 के यूपीपीएससी के पेपर में आप अपना प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। 2024 के मेंस की तैयारी के लिए भी हमने पेड ग्रुप शुरू कर दिया है, उसका अलग वीडियो आएगा स्ट्रैटेजी का, उसको आप देख लीजिएगा। पेड ग्रुप पे जो लोग आ चुके हैं मेंस वाले पेड ग्रुप में, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और उनको स्टडी मटेरियल मिल चुका होगा, उनकी हिंदी प्रैक्टिस चल ही रही होगी। 2025 के अपर प्रीलिम्स के बारे में इसमें बात करेंगे। 2024 के बारे में जरूर इस पर बात करेंगे, क्या क्या यहाँ पे गलतियां आपकी रही, जो फर्स्ट टाइमर्स थे, और किस तरीके से आप उन गलतियों को आगे ना दोहरा करके 2025 में आप तो सिलेक्शन लेना सुनिश्चित कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। पिछली बार 900 प्लस तक सीटें हो चुकी हैं, अभी 200 पर अभी नोटिफिकेशन आए, लेकिन निश्चित तौर पर इतनी नहीं रहेंगी, लगातार बढ़ेंगी सीटें। तो कितना कट ऑफ हमको टारगेट करना है, शुरुआत से तैयारी कैसे की जाती है, यूपीपीएससी के एस्पिरेंट शुरुआत के 1-2 सालों में अपने गलतियां क्या क्या करते हैं, कैसे अपने 1-2 साल गंवा देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, कैसे आपको सपोर्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, आपके कट ऑफ निकालने के टारगेट के लिए, सब कुछ इसमें करके बात करना शुरू करेंगे। जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देख रहे हैं यूट्यूब में और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग पेड ग्रुप के नाम से चलती है टेलीग्राम पर, लगातार 8-9 वर्षों से हम सिलेक्शन दे रहे हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, पिछले 5-6 वर्षों से जब से हमने मेंस का शुरू किया है, और प्रीलिम्स का 8-9 वर्षों से जो चल रहा है, लगातार सबसे ज्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही होते रहे हैं। सारे प्रूफ वगैरह हम लोग हमेशा आपको साझा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। 2025 में जो लोग स्टूडेंट्स आए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये सहायक सिद्ध होगा, इस वजह से इसको दिखा रहा हूँ। आप लगातार देखिए, जो लोग भी पेड ग्रुप में ज्वाइन करे और स्टडी करे वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। हम ये कभी नहीं क्लेम करते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना ही सिलेक्शन की गारंटी है, ऐसा जो है शब्द जाल हमने कभी नहीं फेंका है, ना ही हमारी पूरी टीम जो है इसमें विश्वास करती है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सिर्फ ज्वाइन करने मात्र से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के बाद जो भी स्ट्रैटेजी हम जैसे आपको बताते हैं, जैसे ये 2025 के स्टूडेंट्स का स्ट्रैटेजी वीडियो है, हमने 2024 में भी इसको दिया था, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए, जो आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित हो जाता है एग्जाम के बाद, इसको फॉलो करते हुए, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए, जिसमें इंटेंस प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यूज इधर उधर करके नहीं दिए जाते हैं। पीवाईक्यू से आ भी नहीं रहा है और पीवाईक्यू कंपाइलेशन बिल्कुल बेकार साबित हुई है इस बार भी, डायनामिक पैटर्न के अनुरूप। जिन लोगों ने नहीं तैयारी की है, स्टैटिक की अच्छे से नहीं तैयारी की है स्टैंडर्ड सोर्सेज से, और करंट अफेयर की जिन लोगों ने नहीं तैयारी की है उनका नहीं हो पाया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत साल से अपना प्रीलिम्स निकालते आ रहे थे, लेकिन 2025 में अपना प्रीलिम्स उन्होंने मिस किया। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो लोग ज्वाइन करते हैं और लगातार जो है हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करते हैं, और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको अक्षराक्षर फॉलो करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कई सारे लोगों का हुआ है, पहले भी हुआ है और आगे भी लगातार होता रहेगा, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लक्ष्य ही है अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने पेड ग्रुप में एनरोल होने वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कराना, प्रीलिम्स में मेंस में भी। लगातार आप देख सकते हैं सारे प्रूफ जो हमने इसमें कलेक्ट करके दिए थे, और काफ़ी ये खुशी का मौका भी होता है किसी भी टीचर और किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जब हमारे स्टूडेंट्स जो है साल भर की मेहनत के बाद सिलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, ये सबसे टफ पेपर बताया जा रहा था 2018 के बाद से, पैटर्न चेंज होने के बाद से सबसे टफ पेपर अभी तक का था। और टफ अगर ना भी माने, इसको ट्रिकी मान ले, लेकिन लेंदी अब तक का सबसे लेंदी पेपर था, 36 पेज में छप करके आया था। ठीक है, 36 पेजेस में, और इसमें लंबे लंबे सवाल पूछे गए थे, और एक नया आयाम यूपीपीएससी ने सेट किया है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कम क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे थे। वन लाइनर क्वेश्चंस की संख्या बहुत ही कम थी, ज्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट, असर्शन रीजन वाले, मैचिंग वाले सवाल थे। कंसेप्चुअल सवाल भी थे इस बार काफी सारे, फैक्चुअल भी थे, लेकिन अलग तरीके से पूछे गए थे। तो जो है हमारे इनिशिएटिव से, हमारे पेड इनिशिएटिव से, फ्री इनिशिएटिव से भी कई सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई सारे लोग मेंस में भी इनरोल हुए हैं और वो अपनी पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। 2024 का प्रीलिम्स जिन लोगों ने मिस कर दिया है, आप 2025 वाले बैच में आए हैं, शुरुआत से स्ट्रैटेजी वीडियो को सुनिए और शुरुआत से फॉलो करना शुरू करिए। आप गांठ बांध लीजिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस की स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हमारे स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज के हिसाब से
ही आपको आगे बढ़ना है और लगातार कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, सारी चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करना, पढ़ाई में लंबा ब्रेक ना देना, ये सब काम जो है स्टूडेंट्स का होता है। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपकी सहायता नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, ये सब अगर आप मेंटेन करेंगे, सारा एक्सटर्नल सपोर्ट जो भी ज़रूरी होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। कई सारे लोग जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, वो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करते हैं अपनी रैंक वगैरह इंप्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से हमने एक पूरा इकोसिस्टम जो बनाया था काफ़ी मेहनत करके, वो स्टूडेंट्स को अब एक्चुअली बेनिफिट करने लगा है। आयोग जैसे जैसा पेपर बना दे, इजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का, आप लोग जो है अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, हमारे बताए हुए पाथ पर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर सिलेक्ट हो सकते हैं। 2024 के प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा का विषय एक बार फिर से बना हुआ है। रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ लोग जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे के मार्क्स वगैरह शेयर करके, उससे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। यूआर ओबीसी का जो कट ऑफ है, ये 76 से 77 क्वेश्चंस के बीच यहाँ पर समझ में आ रहा है, जैसे जैसे लोग अपने मार्क्स वगैरह शेयर कर रहे हैं। 78 क्वेश्चन पर किसी का हुआ है। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा 79 पर नहीं हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 80 पर उनका नहीं हुआ है यूआर में। देखिए, समस्या ये है कि हमेशा ही कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड निकलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो है क्लियरली डिस्प्यूटेड था इस वर्ष, आपने देखा होगा, जो कह सकते हैं संथानम कमेटी वाला जो प्रश्न था, पंचायती राज फाइनेंसेस पर ही ये रिपोर्ट देने के लिए कमेटी अपॉइंट की गई थी। 1963 में इनकी रिपोर्ट आई थी। ये पंचायती राज फाइनेंसेस, या फिर कह सकते हैं पंचायती राज की वित्त व्यवस्था से संबंधित, उसके बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए संथानम कमेटी आई थी। ये सही है, जबकि इसको गलत माना गया है। हाँ, ये अलग बात है कि संथानम कमेटी जो है, इसको एक और काम दिया गया था, लेकिन ये अलग काम था। तो स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो करप्शन वगैरह की जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भी अपॉइंट की गई थी। वो अलग समय पर संथानम कमेटी बनी थी, लेकिन पंचायती राज के लिए बनी जरूर थी, तो इसमें नॉट करेक्ट इसको माना गया है। तो ये क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर डिलीट होगा। एक ये प्रश्न भी मतलब आंसर की में गलत दिया गया है। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ये सही स्टेटमेंट, जबकि इसको भी गलत बता दिया गया है इस वाले के साथ। सेकंड वाला तो गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है कभी भी फॉर्मली स्वराज पार्टी, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को नहीं ज्वाइन किया। सोशलिज्म में बिलीव करते थे जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद के समर्थक रहे हैं, कट्टर समर्थक थे समाजवाद के, लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को नहीं ज्वाइन किया जवाहरलाल नेहरू ने। ये वाला तो सही है कि इसको गलत किया, लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, जबकि इसको गलत कर दिया है। तो ये एक डिस्प्यूटेड सवाल है। तो ऐसे कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस की वजह से आपका जो स्कोर निकल रहा है, जो आप अपने ओएमआर से कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरा नेट स्कोर ये आ रहा है, उस स्कोर में अंतर पड़ सकता है। कुछ और भी चैलेंजेस किए गए थे, हो सकता है उसमें क्वेश्चन डिलीट किया गया हो या फिर उसका उत्तर बदला गया हो, तो नेट स्कोर जो है ये बदल जाता है। और ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों ने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को या तो टच नहीं किया होगा, या फिर उन लोगों ने जो है उसको सही निकाल लिया होगा आयोग के हिसाब से, उनका स्कोर अलग आ रहा होगा और आपका स्कोर अलग आ रहा है। तो कट ऑफ जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा 80 में भी नहीं निकला, ऐसा हो सकता है कि आपने जिस क्वेश्चन को सही माना हो, क्वेश्चन मॉडिफाई की में बदल गया हो। तो इस वजह से 77 पर लोगों का हुआ, 76 पर भी इवन हुआ है यूआर कैंडिडेट्स का, ओबीसी कैंडिडेट्स का, लेकिन 80 पर कुछ लोगों का नहीं हुआ है। तो ये सब समस्या रही है। आगे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस आगे प्रयास करता रहेगा कि आयोग तक ये बात पहुंचे कि मॉडिफाइड की तुरंत ही जो है स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। जब आप प्रोविजनल की पर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मॉडिफाइड की पर रिजल्ट दे रहे हैं, तो मॉडिफाइड की सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्यों जारी की जाए? स्टूडेंट्स एटलीस्ट देखें तो कि क्या उनकी गलती हुई, कौन से आंसर को जो वो सही मान रहे थे वो गलत माना गया है आयोग के द्वारा, और स्टूडेंट्स जो है सही फैक्ट आगे तैयार करें। मॉडिफाइड की जारी होनी ही चाहिए और एकदम जेन्युइन डिमांड है स्टूडेंट्स की, और इस पर हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। 15,000 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो अब मेंस की तैयारी करेंगे निश्चित तौर पर। आप नहीं सिलेक्ट हुए हैं, आप जो भी आपके पास संवैधानिक अधिकार हैं, आप उसका प्रयोग करते हुए आयोग को ईमेल कीजिए, रिटर्न लेटर भेजिए और आयोग से रिक्वेस्ट करिए कि मॉडिफाइड की जारी किया जाए। और स्टूडेंट को ये जानने का अधिकार है कि जिस मॉडिफाइड की पर प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया है, उस मॉडिफाइड की में क्या उत्तर बदला गया था, क्या उत्तर डिलीट हुआ था, ये बताना चाहिए एस्पिरेंट को, जैसे अन्य जगह पर बताया जाता है। अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडिफाइड की बताई जाती है, जैसे एमपीपीएससी में भी है। एमपीपीएससी में जो फाइनल की आती है रिजल्ट के समय, वो पब्लिश होती है। ठीक है, स्टूडेंट को पता चलता है कि हाँ अच्छा, ये 100 क्वेश्चन थे तो 3 डिलीट हो गए, या फिर 3 के उत्तर बदल दिए गए, या फिर 2 डिलीट हुए, 2 के उत्तर बदल दिए गए, तो अपना स्कोर रिकैलकुलेट कर पाता है और संतुष्ट होता है कि चलिए मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, उसका रीजन उसके पास होता है। तो इसी वजह से कुछ लोग कैंडिडेट जो है 76 से 70 क्वेश्चन पर सिलेक्ट हुए हैं और कुछ नहीं सिलेक्ट हुए हैं। सीसैट में भी कुछ लोग जो है फेल हुए थे और उसकी वजह से भी नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर आपको देखने को मिला था। ये मैंने एनालिसिस में भी बताया था, हमारी टीम ने एनालाइज किया था कि इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर है, एक लेंदी पेपर था। कई सारे लोग तो पूरे क्वेश्चन अपने आते हुए अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो कई बार एक प्रश्न में बहुत लंबे समय तक उलझे रह गए थे। तो अब इससे निपटने का तरीका क्या है? आगे भी पेपर टफ ही होगा। आरओ मेंस का, आरओ प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर जो कैंसिल हुआ, अन्य पेपर भी जो हो रहे हैं जहां पर 50 सवाल 40 सवाल जीएस वाले आते हैं, उस पर भी टफ पेपर ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये बात पहले ही समझ चुका था। इस वजह से हमने अपने स्टूडेंट्स को 2024 में शुरुआत से ही टफ टेस्ट सीरीज दी थी और टफ लेवल के क्विज क्वेश्चन हमने कराना शुरू कर दिया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पहला इंस्टीट्यूट था। आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। कोई भी ये सिर्फ बना के कहने वाली बात नहीं है। ऐसे तो हर कोई कुछ ना कुछ क्लेम कर रहा है। हमारे सारे प्रूफ होते हैं। हमने अपने वीडियो डाले हुए थे यूट्यूब पर, ठीक है। कई सारे सैंपल भी दिए हुए थे टेलीग्राम पर हमारी टेस्ट सीरीज के। एग्जाम होने से काफी दिवस पहले के, काफी महीने पहले के उस टेस्ट सीरीज का लेवल देखिए और एग्जाम का लेवल आप मिलाइए। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर आप पाएंगे। जैसे आयोग ने इस साल 3-3, 4-4 स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी लेंदी पूछे, असर्शन रीजन वाले काफी सवाल पूछने की कोशिश की। कई सारे लोग जो पहली बार अपीयर हुए थे, जो वनडे एग्जाम्स देते रहते हैं, उनके लिए ये एक शॉकर पेपर से कम नहीं था। कई सारे लोगों के लिए एक शॉक जनरेट किया था पेपर ने और कुछ लोग 10 से 20 सवाल से ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाए थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपने शायद पहली बार जो है यूपीपीएससी का पेपर दिया हो। पेपर जो है हमेशा टफ लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का होता ही है पीसीएस एग्जाम का, उस हिसाब से कट ऑफ कम जाता है। लेकिन ये पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट होने के साथ लेंदी पेपर भी था, तो एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत थी इसमें कि आप पहले से जो है डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करने के आदी रहे हों। अगर आप अपनी टेस्ट सीरीज इस तरीके से लगाते रहे, पीवाईक्यू के अनुरूप 20-20 साल पुराने पीवाईक्यू लगा रहे हैं, जब वन लाइनर सवाल आया करते थे, 20 पेज का पेपर आता था, उस हिसाब से अगर आपकी तैयारी है तो निश्चित तौर पर ना आप कट ऑफ क्लियर कर पाए होंगे और आपका मनोबल भी बहुत नीचे चला गया होगा। पेपर एनालिसिस के समय भी हमारी टीम ने बताया था कि नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, पेपर लेंदी है, तो कट ऑफ निश्चित तौर पर गिरेगा। वैसे ही हुआ। 76 से 70 से 78 क्वेश्चन के बीच आप लोग यूआर में और ओबीसी में सिलेक्ट हुए हैं। अन्य कैटेगरीज का और भी कम कम रहा है, ठीक है। तो पेपर जो है शॉकर जरूर था, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर किया था कि पेपर ऐसा ही हो सकता है। आर एग्जाम जैसे ही कैंसिल्ड हुआ, उसके बाद जो हमने टेस्ट सीरीज कराई अपने स्टूडेंट्स को और पेड क्विज में प्रैक्टिस कराई, ज़्यादा से ज़्यादा असर्शन रीजन वाले सवाल हमने कराए थे, जिससे आप असर्शन रीजन वाले सवाल सही करना सीखें, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल सही करना सीखें। और ये ऐसा नहीं कि हमने इसी साल से शुरू किया था, हमने 2022 में भी और 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार किया था अपने स्टूडेंट्स को। हालांकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन कम होते थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मैक्सिमम सिलेक्शन इसीलिए होते हैं क्योंकि हम आपको वर्स्ट केस के लिए पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को पास करने का तरीका होता है कि आप डिफिकल्ट सवालों की तैयारी पहले से करके जाएं, ठीक है। जो पेपर में आपको मिलने वाला है शॉक या फिर जो सरप्राइज मिलने वाला है, उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके जाएं कि ऐसा पेपर आ गया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, इसकी तैयारी आप पहले से करें। और प्रीलिम्स क्लियर करना अब हलवा नहीं रह गया है कि पहले के तरीके की 2-4 मैगजीन पढ़ कर और 20 साल के पीवाईक्यू लगा करके आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से हमने 2022 से ही इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी यहाँ पर देना शुरू किया था प्रीलिम्स और मेंस की, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना होता था। और इस बार भी वही स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर साझा करने वाला हूँ 3 स्टेज की। अभी आगे के वीडियो के हिस्से में आप देखेंगे 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है और कैसे प्रीलिम्स और मेंस का जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ साथ पहले बेसिक बनाएंगे प्री मेंस का, और फिर जो है सेकंड स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर आते आते आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयार हो चुके होंगे और मेंस का भी काफी कुछ पढ़ चुके होंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इस साल अपने मटेरियल में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को भी ऐड किया था, जो भी काफी बेनिफिशियल रहा आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से आपको ये भान हो पाया कि किस तरीके से फैक्ट्स को भी कंसेप्ट बना देता है यूपीपीएससी। जैसे यूपीपीएससी में इस साल कई सारे ऐसे प्रश्न देखे गए हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों फैक्ट हैं, लेकिन उसको इस तरीके से लिंक किया गया है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन तैयार हो गया है। जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाला, एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाला जो प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट से 2 स्टेटमेंट पूछे गए थे। पहला कि बीएम मालबारवी ने उसमें पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी हमने जो है फैक्ट दिया था। और ये दूसरा जो फैक्ट पूछा गया कि तिलक ने जो है एज ऑफ कंसेंट को कह सकते हैं अपोज किया था, जबकि उसमें दिया था कि सपोर्ट किया था, तो वो स्टेटमेंट आपको गलत करना था। तो इस तरीके से कई सारे फैक्ट जो कंसेप्ट के फॉर्म में पूछे गए। इसकी तैयारी कैसे होगी? इसकी तैयारी बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। और प्रैक्टिस भी नहीं, इसकी सिर्फ 20 सालों के पीवाईक्यू लगाना है, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसकी प्रैक्टिस करके कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पेपर अलग तरीके से पूछा जा रहा है। आपको वैसे ही सवाल लगाने पड़ेंगे जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपनी टेस्ट सीरीज में कराए थे। एटलीस्ट हमने 95% वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जहां तक आयोग ने आपको पेपर में पूछा है, ठीक है। ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। इस साल भी हम कोई खास बदलाव अपनी स्ट्रैटेजी में नहीं करने वाले हैं। स्टडी मटेरियल निश्चित तौर पर अपडेट होगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपडेट करने का प्रयास करेंगे। इस बार जो पूरा जो पैटर्न है सवाल पूछने का, उसी के अनुरूप यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हम करने वाले हैं। वन लाइनर टाइप या फिर पैराग्राफ टाइप ना होकर के कई सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे और इन डायग्राम से आप अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो कई सारे डायग्राम वाले नोट्स जो है, मतलब नोट्स में डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। डायग्राम सिर्फ वो वाले नहीं, कंसेप्ट वाले नहीं कि गूगल से चिपका दिए वो वाला डायग्राम नहीं, आपको बहुत ही इंटरैक्टिव डायग्राम हम बना करके देंगे और ये बाइलिंगुअल रहेगा। ये डायग्राम पढ़ करके आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकाल पाएंगे, कई सारे जो इस साल पूछे गए हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इवन पॉलिटी में भी कई सारे डायग्राम आपको हमारे नोट्स में देखने को मिलेंगे। जो लेटेस्ट एडिशन होगा लिस्टिंग कंपाइलेशन का, जो आपको सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के दौरान हम पेड ग्रुप में साझा करेंगे, उसमें कई सारे डायग्रामेटिक थीम्स पर आधारित जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाने में हेल्प करेगी। टेस्ट सीरीज का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। टेस्ट सीरीज का लेवल हम हमेशा आयोग से आगे रखेंगे, जिससे आप
पहले से तैयार रहें, आप एकदम से शॉक महसूस ना करें एग्जाम हॉल में। आपको ये लगे कि टेस्ट सीरीज हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम पहले सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई टेस्ट सीरीज ही लगाने आए हैं, ये आप महसूस करेंगे जब आप हमारी कई सारी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके जाएंगे। तो वही मैंने कहा, सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करना काफी नहीं है। पेड ग्रुप में आया आपने स्टडी किया, स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो किया, टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं। टेस्ट सीरीज लगाने पर आपको जो है एनालिसिस करना है। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको मंथन करना है, कहाँ पे गलतियां हो रही है उस गलती को सुधारना है, तब जाकर के एक्चुअली एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के बाद हमारे रिसोर्सेज को फॉलो भी करना है, उसके साथ लगना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, हमसे सपोर्ट प्राप्त करना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कोई बिग चेंज नहीं एक्सपेक्टेड है। बिग चेंज होगा हमारे स्टडी मटेरियल में, टेस्ट सीरीज में होगा, हमारे मेथोडोलॉजी में कोई भी बिग चेंज हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमेशा ही कहावत है, एक अंग्रेजी कहावत है, इफ इट नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, कि कुछ अगर टूटा नहीं तो बार बार जोड़ने की कोशिश मत करिए। तो हमने लगातार सिलेक्शन दिए टफ पेपर में भी, तो बस हम इनहेंस करेंगे कि कितने ज्यादा और क्वेश्चन निकाल पाए। जैसे इस साल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 110 क्वेश्चन डायरेक्टली किए जा सकते थे एग्जाम में, और कट ऑफ जो है अब 75 से 77 क्वेश्चन के बीच गया है। अगर आप पूरी एफिशिएंसी हमेशा की तरह नहीं भी दे पाते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि 90-95 क्वेश्चन को टारगेट करिए, और आप 80 प्लस भी गए तो आप कट ऑफ निकाल लेते हैं मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर में भी, और यही स्ट्रैटेजी इस बार भी रहेगी। ठीक है, कंसेप्चुअल डिटेलिंग पर इस बार खास फोकस करेगी हमारी टीम। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में कंसेप्चुअल डिटेल पर फोकस किया गया है। वैसे ही कंसेप्चुअल डिटेल किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायग्राम फॉर्म में, चाहे किसी अन्य मेथड से, हम अपने नोट्स में भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। यूपीपीएससी की तैयारी करने के लिए जो लोग पहली बार आए हैं और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपने फॉर्म वगैरह फिल किया होगा, आप एक अनिवार्य शर्त यहाँ पर समझ लीजिए, यूपीपीएससी में या फिर किसी भी राज्य सेवा परीक्षा, जैसे बिहार में, एमपी में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, या फिर किसी ने छत्तीसगढ़ में दिया होगा, स्वाध्ययन यानी सेल्फ स्टडी एक बहुत अनिवार्य शर्त है। स्वाध्ययन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इवन आजकल के वनडे एग्जाम्स में भी सेल्फ स्टडी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बेस्ट कंटेंट तो होना ही चाहिए आपके पास, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, रेलिवेंट प्रैक्टिस रिसोर्स होना चाहिए, गाइडेंस का भी बहुत महत्व है। लेकिन कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट को अपने अंदर से जगानी पड़ती है, इसमें कोई बाहरी सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता है, ना ही आप प्राप्त कर सकते हैं इसको, ना ही किसी भी बाहरी संस्थान से आप ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वाध्ययन एक अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, और एक निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। निरंतरता, अभ्यास, डिसिप्लिन और स्वाध्ययन, ये आयाम आपने संभाल लिया तो फिर रेलिवेंट स्टडी मटेरियल देने का, और कह सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्सेज देने का, बेस्ट गाइडेंस देने का काम हमारी टीम का है। और इसी वजह से आपने यहाँ पे एनरोलमेंट लिया है। आपने जो फीस सबमिट की है उसके लिए हम पूरा, मतलब उसको, उसके एवज में हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्ट हों। आप प्री वाले ग्रुप में आए तो प्री में सिलेक्ट हो, मेंस वाले ग्रुप में आए तो मेंस आपका जरूर निकले। फिर इंटरव्यू का गाइडेंस तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पूरे स्टूडेंट ही कर देते हैं, ज्ञान सर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्री मेंस में अगर आप हमारे यहाँ पर एनरोल हुए हैं तो हमारी टीम का प्रयास रहता है कि आप सिलेक्ट हो निश्चित तौर पर। लेकिन सिलेक्ट तभी होंगे जब दोनों आयामों पर काम होगा। एक आयाम है बेस्ट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस रिसोर्सेज, यानी कि टेस्ट सीरीज पेड क्विज में बेस्ट क्वेश्चंस देना हमारा काम होगा। अच्छी तरीके से आपको गाइड करना, आपको मोटिवेटेड रखना, हर तरीके से आप मतलब ये प्रयास करना कि आप स्टडी में संलग्न रहे, ये हमारा काम होगा। ठीक है, कोई भी तथ्य छोटे नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोटे नहीं, इसके लिए प्रयास करना हमारी टीम का काम है। लेकिन ये जो 3 आयाम है, स्वाध्ययन, अभ्यास और निरंतरता, ये आपको जुटाना पड़ेगा और आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस आयाम पर, तभी हम और आप एक जो कॉमन गोल है आपके सिलेक्शन का, उसको अचीव कर पाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पेड ग्रुप के फीचर्स मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। ये फीचर वेरी कर सकते हैं, जो पैकेज आपने लिया होगा टेलीग्राम में हमारी टीम से, उसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं। जैसे फुल पेड ग्रुप है, उसको सारे फीचर मिलेंगे जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ओनली करंट अफेयर वाले पेड बैच में आप तो करंट अफेयर वाले फीचर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले में है तो टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर के फीचर मिलेंगे। और ऐसे ही हर ग्रुप के लिए है। जो भी पैकेज आपने लिया होगा और जो कमिटमेंट हमारी टीम ने आपसे किया होगा फी पेमेंट कराने से पहले, वही चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिलेंगी। जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फुल पेड ग्रुप पे है, यानी सारे फीचर्स जो एक फुल पेड ग्रुप मेंबर को मिलते हैं वो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग बार बार पूछा करते हैं। तो इस ग्रुप में डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलती है। फुल पेड वालों को दोपहर 3 से 4 बजे तक आ जाती है। डेली करंट अफेयर का उद्देश्य ये रहता है कि यूपीपीएससी के लिए जितने भी करंट अफेयर आपको पढ़ने चाहिए डेली बेसिस पर, तो आप पढ़ें। आपको कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अन्य न्यूज़ एजेंसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लोकल अखबार को भी नहीं फॉलो करना है, क्योंकि करंट अफेयर जो है उसमें इतने सारे सोर्स लोग बता देते हैं कि कई बार स्टूडेंट का स्टैटिक ही रह जाता है, पूरे साल भर वो करंट अफेयर ही पढ़ता रह जाता है। तो इसका सिंगल सोल्यूशन हमने निकाला है कि सारे तरीके करंट अफेयर जो आपको पढ़ने जरूरी है, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो, चाहे प्रीलिम्स स्पेसिफिक मंथली करंट अफेयर हो, चाहे उसकी प्रैक्टिस के लिए टॉप 500 क्वेश्चन हम देते हैं। हम लोग 3 तरीके के करंट अफेयर अपने ग्रुप में देते हैं, इसके बारे में पहले समझ लीजिए।
तो डेली करंट अफेयर जो है आता है, कभी गैप होता है, जैसे कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया, संडे को नहीं आता है तो नेक्स्ट डे कवर होता है, तो संडे का मंडे को कवर होता है। कोई हॉलीडे पड़ गया, उस दिन कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, कोई नई स्कीम अनाउंस की गई, तो उस हॉलीडे के अगले दिन की न्यूज़ में वो कवर कर लिया जाता है। तो करंट अफेयर डेली बेसिस पर आपको मिलता रहता है। आपको अलग से कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई टेलीग्राम फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और खुद से कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो यहाँ पे एक पीडीएफ आएगी, बस उसी को कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब आपने उस दिन का डेली करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया। मंथली करंट अफेयर आता है। मंथली करंट अफेयर में 3 पीडीएफ मिलती है हर मंथ। अब प्री स्पेशल का पीडीएफ मिलता है। प्री स्पेशल पीडीएफ से ही डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो कई सारे स्क्रीनशॉट हम साझा करते हैं एग्जाम के दिन, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखाते हुए कि करंट अफेयर के सवाल जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो कहाँ से आए हैं, वो हम प्री स्पेशल वाली करंट अफेयर से ही स्क्रीनशॉट लेकर के आपको शो करते हैं। तो 3 पीडीएफ मिलती है। एक प्री स्पेशल वाली होती है, एक डेली का मंथली कंपाइलेशन होता है। जो डेली करंट अफेयर आता है उसका आप रिवीजन कर सके मेंस के लिए, उसके लिए डेली का मंथली कंपाइलेशन हम लोग देते हैं। जो ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें डेली करंट अफेयर नहीं आता है, उसमें डेली का मंथली कंपाइलेशन आता है। तो केवल फुल पेड ग्रुप जो है उनको डेली करंट अफेयर मिलता है, जो ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, और जो अन्य ग्रुप है उनको डेली का मंथली कंपाइलेशन जो है मिलता है। ठीक है, डेली बेसिस पर उन ग्रुप्स में करंट अफेयर नहीं आता है, लेकिन मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वाला सभी को मिलता है। तो प्री स्पेशल नाम ही इसका हमने इस वजह से रख दिया जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ये मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वाला कहलाता है। जैसे कल 4 मार्च है, ठीक है, मतलब सपोज करिए कोई भी दिन है, 4 मार्च है या फिर आगे 4 मई है या फिर जो भी मंथ है, तो हर मंथ की 4 तारीख को आपको पीडीएफ मिल जाती है। 4 मार्च को आपको पूरा 1 फेब से लेकर 28 फेब तक का करंट अफेयर कवर करते हुए आपको पीडीएफ दे दी गई होगी 4 मार्च को। तो ऐसे ही मार्च की करंट अफेयर आपको 4 अप्रैल को मिल जाती है, अप्रैल की करंट अफेयर 4 मई को मिल जाती है। तो हर मंथ की 4 तारीख को आपको पिछले मंथ की टोटल प्री स्पेशल करंट अफेयर मिल जाया करती है। ये साइकिल आगे भी चलती रहेगी। अप्रैल करंट अफेयर मई में, मई का करंट अफेयर जो है जून में 4 तारीख तक, इस तरीके से आगे आपको मिलता रहता है। डेली का मंथली करंट अफेयर पीडीएफ भी 4 तारीख तक आ जाती है। टॉप 500 और 400 कई बार होते हैं क्वेश्चन, कई बार 550 होते हैं। ये टॉप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेसिस पर हम लोग देते हैं। ये 9 तारीख तक ग्रुप में दी जाती है। इसका भी काफ़ी महत्व बढ़ गया है क्योंकि कई सारे फैक्चुअल सवाल जो आते हैं, इस साल जो पेपर हुआ है कई सारे सवाल इसी पीडीएफ पे से भी आए थे। 400-500 एमसीक्यू जो है ये आप प्री स्पेशल के साथ पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के सारे करंट अफेयर के सवाल लगभग आप सॉल्व करने में सक्षम बन जाते हैं। प्री स्पेशल के साथ ही 400-500 सवाल अगर आपने लगा लिए तो प्री के लगभग सारे सवाल, मतलब 98-99% सवाल। और नंबर की बात करें तो अगर 35 सवाल आएंगे आपके एग्जाम में तो आप 32-33 तक करने की स्थिति में आ सकते हैं, यानी कि जितना कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है उसका 45% आप ऑलरेडी स्कोर कर लेते हैं इससे। तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारा करंट अफेयर। प्री स्पेशल वाला आपको पढ़ना होता है अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। बाकी प्री करंट अफेयर में और मेंस का जो ये डेली आता है करंट अफेयर, इसमें क्या महीने अंतर होता है, इसके लिए मैंने पूर्व के ग्रुप में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं इस हिस्से से इसमें जोड़ दे रहा हूँ जिससे आप डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में जो अंतर है स्पष्ट तौर पर समझ जाएं। दोनों तरीके करंट अफेयर एक पीडीएफ की उपयोगिता क्या है इसको समझ जाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स ग्रुप में अगर आप आ गए हैं तो ये समझिए कि डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या अंतर होता है। स्ट्रैटेजी में मैं कई बार ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन कई बार डाउट अलग अलग से आ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो डेली करंट अफेयर होता है वो 5-6 पेजेस डेली बेसिस पर आपको मिलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आप लोग स्टडी करते हैं वैसे ही इसको मानिए, न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है ये। जितना भी जानकारी आपको चाहिए क्या हो रहा है डेली बेसिस पर, कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं, कोई नई स्कीमें अनाउंस हो रही हैं, नई घटनाक्रम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई नया केस आ रहा है, आपके सिलेबस से जो चीज़ें जरूरी जुड़ी हुई हैं वही यहाँ पे बताई जाती हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ प्योरली जो है सिलेबस बेस्ड होती है, उसमें लिखा भी रहता है कि न्यूज़ जो है मेंस पेपर के GS1 के लिए जरूरी हो सकती है, GS2 के लिए, GS3 के लिए, कई बार GS4 वाली न्यूज़ भी हम लोग देते हैं समय समय पर। अब मेंस के लिए इसका रेलेवेंस ज़्यादा रहता है क्योंकि मेंस के जीएस सिलेबस के हिसाब से आपको दिया जाता है। प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है आपने देख ही लिया होगा, स्ट्रैटेजी में काफ़ी अलग तरीके का होता है और क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, पूरा पेपर ही अलग तरीके का है। प्रीलिम्स क्या है, जीएस पेपर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है, जबकि मेंस सब्जेक्टिव पेपर, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन का 360 डिग्री एनालिसिस उसमें दिया रहता है। कोई न्यूज़ हुई, कोई कोर्ट केस आया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है, ये भी उसमें बताया जाता है। तो इसलिए डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप केवल रटे नहीं, रट के तो आप प्रीलिम्स वाला कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर रट करके प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस भी तो देना है ना। क्या मेंस नहीं देना है? प्रीलिम्स हमारी मंजिल नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आप नहीं स्टडी करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडी जो लोग करते हैं, जो सीरियस स्टडी करते हैं, वो मेंस क्लियर करके सिलेक्शन लेने वाली स्टडी करना चाहते हैं। तो मेंस के लिए रेलिवेंस जो आपका डेली करंट अफेयर उसका ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए लो सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल काम का नहीं है आपका डेली करंट अफेयर, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मेंस को टारगेट करके इसको दिया जाता है, तो ये मेंस में आपकी हेल्प करता है। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप डेली का जो मंथली कंपाइल करके दिया जाता है उसको एक बार स्टडी कर लीजिए। और सारी इन्फॉर्मेशन डेली करंट अफेयर वाली लर्न करने की नीड नहीं होती, कई सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको उसको पढ़ करके समझ लेना है, आगे के लिए कनेक्ट करना है सिलेबस से बस। और कैसे कनेक्ट करना है सब स्ट्रैटेजी में मैं बता चुके हैं आपको। फिर एससीएस का जो मंथली करंट अफेयर है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, इससे मेंस में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीलिम्स का करंट अफेयर इंटायरली डिफरेंट होता है मेंस के करंट अफेयर से। इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट रखी जाती है, आपने देखा होगा जो वन लाइनर जो हम लोग देते हैं या सेक्शन वाइज देते हैं, उसमें जितना इन्फॉर्मेशन जरूरी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स वाला, बस उसी को दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब प्रीलिम्स नज़दीक होता है तो हम डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद करा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो मंथली वाला ही तैयार करते हैं, और यूपी वाला जो मंथ में एक बार दिया जाता है उसको तैयार करते हैं। इन्फॉर्मेशन डेंस ये भी होता है जहाँ जहाँ पर जरूरी है, जैसे कोई स्कीम आई है तो स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई, किस व्यक्ति ने लॉन्च की, किसको टारगेट करेगी, बेनिफिशियरीज कौन होंगे, इसके बेनिफिशियरीज को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सब कुछ हम इसमें कवर कराते हैं। और लेस नंबर ऑफ पेजेस में इसको रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय इसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, जबकि डेली करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर कवर करें और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में, दोनों ही आपको अभी से कवर करना चाहिए 2025 वालों को खासकर। वर्ष 2025 में होने वाले अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर यानी समसामयिकी हमको कितना तैयार करना है, किस ड्यूरेशन तक आपको समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर तैयार करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा ही एक वर्ष की टाइमलाइन हम लोग फॉलो करते हैं और इसी से आपके 98% सवाल सॉल्व हो जाते हैं। 1-2% सवाल यानी 1-2 क्वेश्चन 2 वर्ष पहले के डेटा से, 3 वर्ष पहले के डेटा से भी आ जाते हैं, लेकिन वो या तो बहुत ही चर्चित कोई फैक्ट होता है जो अभी तक आपको स्मरण होना चाहिए वैसा होता है, जैसे SARS-CoV-2 के बारे में पूछा था इस साल। अब SARS-CoV-2 जो है पूरे विश्व भर में तहलका मचाया था 3-4 वर्ष पहले, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 5 साल पहले करंट अफेयर है, अब ये स्टैटिक का पार्ट बन चुका है। बहुत ही पुराना डेटा कई बार पूछ लेते हैं, 2.5 वर्ष पहले का, ठीक है, 3 वर्ष पहले का या 1.5 वर्ष पहले का, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को फिर छोड़ ही देना समझदारी है। ऐसे क्वेश्चन 1, 2, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। करंट अफेयर 98-99% एक वर्ष पूर्व के टाइमलाइन से कवर हो जाया करता है। पीवाईक्यू की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की जो रिपोर्ट हमारी टीम ने बनाई है उसमें आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन करीब आते ही हैं करंट अफेयर के, 28 से 30, कई बार 33 तक 35 तक भी सवाल आ जाते हैं करंट अफेयर से। इकोनॉमिक करंट अफेयर अगर हम इससे निकाल दें तो 30, 32, 35 तक जितने भी सवाल आ जाएंगे 98% सवाल, यानी कि अगर 30 आएंगे तो 29 सवाल, 28 सवाल एक वर्ष की अवधि के भीतर के ही होते हैं। तो करंट अफेयर हमें अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक हमको कवर करना पड़ेगा। एक वर्ष की अवधि हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। इसी तरीके से आपको करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल वाला कवर करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जितना भी जरूरी है वो आपको ग्रुप में शुरुआत से दे दिया गया है और आगे हर मंथ अपडेट होकर के मिलता रहेगा। तो इस तरीके से प्रीलिम्स 2025 का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। हम यहाँ पर मंथली पीडीएफ की बात कर रहे हैं। जब हम मंथ बात करते हैं तो इसका मतलब है मंथली पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपको अक्टूबर 2024 से शुरू करते हुए मंथली करंट अफेयर सितंबर 2025 तक कंप्लीट करना होगा। करंट अफेयर डेली वाला, मंथली वाला किस तरीके से अलग है एक दूसरे से और सभी तरीके करंट अफेयर की उपयोगिता क्या है, सब हमने आपको समझा दिया है। अब डाउट क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को ही मिलता है, क्योंकि जो फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो 3 ग्रुप में ऐड किए जाते हैं। फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को हम 3 ग्रुप में ऐड करते हैं। एक तो स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होता है और एक डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप होता है। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट कैसे डाउट, कुछ लोग पूछते हैं सर क्या पूछ सकते हैं उसमें, आप उसमें स्टडी मटेरियल संबंधी कोई डाउट पूछ सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स सिलेबस के दायरे में जो भी चीज़ आती है उससे संबंधित आप डाउट पूछ सकते हैं। मेंस के डाउट यहाँ पर नहीं बताए जा सकते हैं। प्री संबंधित कोई भी डाउट आप यहाँ पर पूछेंगे उसको ज़रा भी मना नहीं किया जाएगा, और जब तक आप समझ नहीं जाते जिस हद तक, उस हद तक समझाने का प्रयास हमारी एडमिन टीम करती है। आप कोई कंसेप्ट नहीं सोच पा रहे हैं, कोई फैक्चुअल जानकारी आपके नहीं समझ में आ पा रही है, किसी पीवाईक्यू में फंस रहे हैं, किसी कंसेप्चुअल पार्ट में फंस रहे हैं, किसी फैक्चुअल पार्ट में आपको डाउट है चौरी चौरा कांड की एग्जैक्ट डेट क्या है, आपको डाउट है कि रॉलेट एक्ट कब आया था, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको ज्योग्राफी में कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई जलवायु नहीं समझ में आ रही है, मानसून की अवधारणा नहीं समझ में आ रही है, जो भी सिलेबस में आता है वो आप पूछ सकते हैं। इसमें प्रीलिम सिलेबस संबंधित कोई भी डाउट यहाँ पर रख सकते हैं, उसको बताया जाता है और विद इन 6 आवर्स बताया जाता है। ये टाइम लिमिट हमारी टीम ने डिसाइड की है, विद इन 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स की मैक्सिमम लिमिट है आपको डाउट बताए जाने की। 6 घंटे तक आप वेट करेंगे, आपको डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे डाउट 6 घंटे बाद बताए जाएंगे। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। किसी भी हाल में 6 घंटे के भीतर तो डाउट सॉल्व किया ही जाएगा, लेकिन अगर आप दिन के समय में वर्किंग आवर्स में पूछेंगे तो जरा भी वेट नहीं करना पड़ता है। 2-2, 4-4 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर कई बार तुरंत ही आपको अपने डाउट का रिप्लाई मिल जाता है।
तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया उनको 3 ग्रुप से जोड़ा जाता है। तो डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप हो गया, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप हो गया जिसमें डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, आगे जो प्रीलिम स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल आएगा वो मिलता रहता है, स्पेशल पीडीएफ मिलती हैं, स्कीम्स की पीडीएफ और भी कई सारे स्टडी मटेरियल की पीडीएफ उस स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप में मिलती है। मान लीजिए आपने सिर्फ जो है करंट अफेयर का स्टडी मटेरियल ज्वाइन किया है तो करंट अफेयर से संबंधित स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टैटिक का उसमें नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से स्टडी मटेरियल ग्रुप एक होता है, स्टडी मटेरियल ग्रुप, और एक होता है डाउट क्लियरेंस ग्रुप। डाउट क्लियरेंस ग्रुप सिर्फ फुल पेड ग्रुप मेंबर्स के पास होता है, ठीक है। और क्विज ग्रुप होता है, क्विज ग्रुप में क्विज कराई जाती है, आप उसमें क्विज अटेम्प्ट करते हैं। क्विज ग्रुप में कोई स्टडी मटेरियल नहीं डालते हम लोग, क्विज ग्रुप में कई बार ऑडियो मैसेज हम लोग डालते हैं अगर हमको कोई कॉमन मैसेज हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को देना होता है। तो हमारा सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है। काफ़ी सारे लोग फैमिलियर भी हैं जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं कि आपको ग्रुप में ज्वाइन करते ही सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना पड़ता है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से आखिर तक देखना पड़ता है। सारे डाउट जो आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, कैसे पढ़ें सर, कैसे शुरुआत करें, डेली कितना पढ़ें, कैसे स्टडी हमारी आगे जाएगी, 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या है, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको, वो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले ग्रुप के क्रिएशन के साथ ही, और वही आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसमें बेसिक बातें बताई जाती है, किस तरीके से आपको पीडीएफ ओपन करना है, किस तरीके से आप जो है पीडीएफ सेंड कर सकते हैं अपने पर्सनल डिवाइस में, कैसे प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ को, क्विज कैसे अटेम्प्ट की जाती है, पीडीएफ ओपन कैसे की जाती है, शेयर कैसे की जाती है, डाउनलोड कैसे की जाती है, सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। टेलीग्राम फीचर्स उसमें बेसिकली कुछ टेक्निकल क्लरिकल बातें बताई जाती हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखे वाले वीडियो में स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताई जाती, कैसे एग्जाम क्लियर करना है, ये हम फर्स्ट वीडियो में ही बता देते हैं। तो दोनों वीडियोस देखने के बाद आप अपनी स्टडी रिज्यूम कर सकते हैं। तो डाउट क्लियरेंस ग्रुप लगातार चलता रहता है आपके पेड ग्रुप में जुड़ने के साथ ही, लेकिन हमने एक नई चीज़ शुरू की है। एक बार यूपीपीएससी स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, और जब जब जरूरी समझते हैं इसको करते हैं। मंथ में एक बार तो मैंडेटरी करते ही है, अदरवाइज जब जब नेसेसरी होता है इसको हम लोग शुरू करते हैं। इनिशिएट करने के बाद आपको एक मैसेज जाता है टेलीग्राम में और आप उसको लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आप एडमिन से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं उसमें। अगर आप बिजी हैं, नहीं भी ज्वाइन कर पाए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है, या फिर हम इसमें कोई स्टडी मटेरियल साझा करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इसमें डिस्कशन करते हैं। जब भी सूटेबल टाइम पर आपको नोटिफिकेशन पहले से बता दिया जाता है कि कब शुरू होगा लाइव, उसमें जुड़ करके आप एडमिन से डायरेक्टली बातचीत करके अपने डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी से संबंधित कोई डिस्कशन कर सकते हैं, कोई आपका पर्सनल डाउट है, स्टडी संबंधी डाउट है, कोई पूछ सकते हैं उसमें, या फिर एक एजेंडा हम लोग उसमें प्री डिसाइड कर लेते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं हम लोग। तो पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है। आप बिजी हैं, आप ऑफिस में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, नहीं सुन दे सकते हैं, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन की, आप उसको सुन सकते हैं बाद में। यूपी का मंथली करंट अफेयर भी हम लोग देते हैं। देखिए 2024 वाले में कोई भी सवाल नहीं आया यूपी करंट अफेयर से, ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर एनालिसिस कहती है कि यूपी करंट अफेयर भी जरूरी होता है, 2-3 प्रश्न इससे पहले आ जाया करते थे। 2024 में नहीं पूछा तो इसका आशय ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछेंगे। 2024 के बाद का जो एग्जाम है, जैसे 2025 में एग्जाम होगा, 26 में, और बल्कि तो मेंस के लिए तो जरूरी है ही। तो मेंस के लिए तो यूपी करंट अफेयर पढ़ना ही है। तो यूपी करंट अफेयर की पीडीएफ भी रेगुलरली हम लोग देते हैं, ठीक है। प्री मेंस दोनों के लिए जरूरी है यूपी स्पेशल की पीडीएफ करंट अफेयर की जो आती है, ये हर मंथ में 12 या 13 तारीख को आपके ग्रुप में मिल जाती है। उसको लगातार पढ़ते हुए चलना है आपको। प्री में नहीं काम आएगा तो मेंस में आएगा, कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर काम आता ही है। सीसैट के लिए भी कुछ कुछ इनिशिएटिव हमारे चलते रहते हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग इसमें कराते रहते हैं। उसका डाउट क्लियरेंस आप करा सकते हैं डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। हम आयोग और उनके ऑफिशियल सिलेबस के फॉलोअर हैं। ये ज्ञान सर को आपने कहते हुए सुना होगा, उसी को सर ने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ। जो ऑफिशियल सोर्सेज माने जाते हैं उसी को हम फॉलो करते हुए अपना स्टडी मटेरियल डेवलप करते हैं, अपने प्रैक्टिस रिसोर्सेज को डिजाइन करते हैं। एनसीईआरटी, पीआईबी, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, मिसलेनियस डेटा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सभी जो ऑफिशियल टेक्स्ट होते हैं जिसको सरकार रिकग्नाइज करती है और आयोग भी रिकग्नाइज करने के लिए बाध्य है, उन्हीं सब चीज़ों से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग पुराने घिसे पिटे सोर्सेज पीवाईक्यू वगैरह का नहीं यूज़ करते हैं, जिनको बार बार अपडेट करने की जरूरत होती है, लेकिन लोग करते नहीं है, हम करते हैं एक्चुअली। क्योंकि इस बार भी आप देखेंगे कई सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि 12-14 तक क्वेश्चन गलत हैं, वो एक्चुअली गलत है। उन लोग को ऑफिशियल सोर्सेज नहीं पता है। जो क्वेश्चन गलत है वो भी मैंने डिस्कस किए थे वीडियो की शुरुआत में। 1 और 2 क्वेश्चन आप बढ़ा लीजिए, 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा डाउट नहीं है। मतलब 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा इस बार भी डाउटफुल नहीं है। 2023 में भी नहीं थे, 2022 में भी नहीं थे। 3-4 से ज़्यादा डाउटफुल होते ही नहीं कभी। तो हम जो क्या काम करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए और आयोग जिन सोर्सेज को मानता रहा है उनको फॉलो करते हुए हमारा कंटेंट बनाते हैं। इसीलिए हमारा कंटेंट फुल प्रूफ होता है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 101% जो है फुल प्रूफ कोई भी मटेरियल हो सकता है। कोई भी प्रिंटेड सामग्री है उसमें एरर की गुंजाइश होती है, टाइपिंग एरर, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर की गुंजाइश होती है, सिंटेक्सियल एरर की गुंजाइश होती है, उसको हम लोग प्री से पहले सही कर लेते हैं। तो बार बार इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं। अगर आप ट्रस्ट करके ग्रुप में आए तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस पिछले 8-9 वर्षों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट रहा है, और ये काम जो है एक मेहनत से
सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हुए ईमानदारी से कंसिस्टेंसी के साथ हमारी टीम ने अचीव किया है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें फुल प्रूफ करके दी जाती हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत एरर रह भी गया तो उसको हम लोग एग्जाम से काफ़ी दिन पहले आपको सही करा देते हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी ऐप पर चलता है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम के बेसिक फीचर्स क्या है उसको समझ लीजिए। कई बार आपकी फाइल डाउनलोड नहीं होती है या उसमें डाउनलोडिंग शुरू नहीं होती है या फिर डाउनलोड होने के बाद खुलती नहीं है, तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, कैश मेमोरी वाले सेक्शन पे जाइए आप, डेटा एंड स्टोरेज सेटिंग में, तो कैश मेमोरी आप क्लियर कर लेंगे तो फिर से पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी, ओपन होने लगेगी। टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से लॉगिन कर लीजिए अगर टेलीग्राम आपका अच्छे से नहीं चल रहा है आपके डिवाइस में। टेलीग्राम जो है डेस्कटॉप पर भी चल जाता है, विंडोज में भी चल जाता है, मतलब मैक में भी चल जाता है और आईओएस में भी कई चल जाता है आसानी से। आईओएस में अगर टेलीग्राम ऑपरेट अगर आप करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसका वेब वर्जन यूज़ करिए, ठीक है। टेलीग्राम का नेटिव ऐप यूज़ करने की जगह उसका वेब वर्जन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं और क्रैश भी कम होता है। तो आईफोन या आईपैड या फिर और भी कोई डिवाइस अगर आप एप्पल द्वारा बनाए गए यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम के वेब वर्जन का इस्तेमाल करिएगा, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इसमें। ग्रुप में ज्वाइन करते ही आपको जो सबसे पहला मैसेज देखना चाहिए वो पिंड कमेंट में देखना चाहिए। पिंड कमेंट में जो है सारी चीज़ें दी रहती हैं। सबसे पहले स्टार्ट वीडियो का लिंक, फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें का लिंक दिया रहता है, फिर स्टेप बाय स्टेप मैसेज का लिंक दिया रहता है। कई सारे जरूरी लिंक उसमें गिवन रहते हैं, उसको रिपोर्ट स्पैम नहीं करना है आपको, और वहाँ पर जो क्रॉस लिख करके आता है उसको क्रॉस पर क्लिक मत करिएगा वरना पिंड मैसेज आपका रिमूव हो जाएगा वहाँ से, फिर आपको दिक्कत होती है। ये जो पॉइंट नंबर 11 है इसको अच्छे से समझ लीजिए। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। कितनी बार लगातार हम लोग प्रूफ दे चुके हैं, पिछली बार मैंने बताया था, जिन लोगों ने माना उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ये सिर्फ जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ाई कर रहे हैं आपको और आपका कट ऑफ निकल जाएगा। फालतू में R&D करेंगे आप, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और जो बहुमूल्य समय आप व्यतीत कर सकते थे स्टडी मटेरियल को पढ़ने में, वो समय धीरे धीरे चला जाता जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, जो भी टेस्ट सीरीज में सवाल हम पूछेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी डायग्राम वगैरह आगे बना होगा वो बिल्कुल अच्छे से स्टडी करके ही बनाया गया है, ये बात मन में बैठा लीजिए। मैंने कहा सिंटेक्शियल एरर हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है, फैक्चुअल एरर होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, स्पेलिंग एरर हो सकती है, उसको हम लोग सही करा देते हैं। R&D आपको नहीं करना है और गूगल भी आपको नहीं करना है। हर चीज़ गूगल से चेक करने वाले लोग जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, उनके साथ बड़ी समस्या रहती है, वो हर चीज़ गूगल करना चाहते हैं जबकि गूगल पर सही रिजल्ट नहीं आता है। गूगल SEO पर काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। कोई भी पुरानी साइट जिसका SEO ऑप्टिमाइज्ड है वो रिजल्ट पहले शो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही डेटा है। भारत में आयरन ओर के रिजर्व में टॉप पर कौन है, इस समय सर्च करिए, आपको हर जगह अलग अलग डेटा मिलेगा। भारत में जो है कह सकते हैं सिल्वर का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, इसमें आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, ऐसे ही कोल में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको मिसलेनियस में देते हैं और वही एग्जाम में सही माना जाता है हमेशा ही, ठीक है। हिस्ट्री के आप फैक्ट ले लीजिए, कई बार आप खोजते रह जाते हैं, वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में वो दिया रहता है वो चीज़। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हमने अपने स्टडी मटेरियल को इतना फुल प्रूफ किया है, इतने सारे लोगों की कंटेंट टीम उस पर लगी हुई है, वो हजारों बार उस चीज़ को गूगल करके सही रिजल्ट ढूंढ के लिख चुके हैं। लेकिन अगर आप पहली बार करेंगे तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज होंगे और हमारी एडमिन टीम को भी कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि सर गूगल तो ये दे रहा है। कई सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर गूगल पर तो ये आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार सही है। गूगल पर सही रिजल्ट कई बार आ जाता है शुरू में, लेकिन हर बार ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो गूगल या तो सर्च करना आप ठीक से सीखें या तो हमारे डेटा को मानते हुए आगे बढ़िए, यही एक रास्ता है। जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके साथ ये भी समस्या रहती है कि वो सारे सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि एग्जाम की डिमांड ये नहीं है। इस बार कट ऑफ कितना गया, जैसे मैंने बताया 76 से 79 क्वेश्चन के बीच सभी का हो गया, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 150। चलिए मान लेते हैं कि 2-4 इस पर डिस्प्यूटेड भी है, लेकिन 146 से 147 क्वेश्चन में आपको जो है 51-52% ही सही क्वेश्चन निकालने, नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो इसको निगेट करके आपको 76 से 79 के बीच पहुंचना है। तो इसका मतलब है काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ने भी पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन के सही आंसर निकालना आयोग आपसे उम्मीद नहीं करता है, मतलब आयोग का कह सकते हैं डिमांड ही नहीं है कि ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो प्री में हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जो 150 में 149 सवाल सही करेगा। ऐसा तो क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है, ठीक है। तो मेंस के लिए जो है आपको लगता है प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आंसर राइटिंग वगैरह शुरू करना है, तो इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाइएगा किसी भी फैक्ट से, किसी भी विषय से। कई सारे लोग मैंने देखा है बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कई बार वो ऑब्सेस हो जाते हैं किसी भी विषय से कि इस विषय के सारे सवाल हम आयोग के पेपर में सही करके आएंगे, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने बड़े स्कॉलर हो अपने सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, साइंस के हो, इवन आप सारे सवाल नहीं निकाल पाएंगे। एक तो कारण ये होता है कि सारे सवाल तो सही होते भी नहीं, कुछ क्वेश्चन तो गलत भी होते हैं। तो सारे सवाल ना करने हैं, ना सारे सवाल सही होते हैं, ना ही सारे सवाल सही करना एग्जाम की डिमांड है।
तो सारे सवाल नहीं सही करना है, लेकिन आपको उस नंबर तक पहुंचना है, वो कट ऑफ नंबर कहते हैं उसको, जिससे आपको मेंस का टिकट मिलेगा। बस यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी के समय। तो पेड ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करना काफी नहीं है, सारे अपडेट्स फॉलो करने पड़ेंगे। सारे अपडेट्स का मतलब है जो आगे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको फॉलो करना है, जो अभी प्रेजेंट में दिया जा चुका है। प्रेजेंट में शुरुआत बेसिक से करनी है, अभी आगे 3 स्टेज स्ट्रैटेजी आप सुनिए, उसमें पता लगेगा बेसिक से कैसे शुरुआत करनी है, कौन सी बुक से। यूपीपीएससी 2025 से पहले कम से कम 6-7 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, कम से कम। यहाँ पे लिखा है ये नंबर जो है 8 से 9 हज़ार भी पहुंच सकता है। आप ट्रोल करने को कर सकते हैं, लेकिन 8-9 हज़ार क्वेश्चन अब लगाना एग्जाम की डिमांड है और ये लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज का मतलब है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज, हमारा पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो हमारी टीम ने छांट के क्वेश्चन जो है उसमें डाले हैं, पुराने क्वेश्चन में से छांट करके जो जरूरी हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन अभी भी हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन हमारी टीम ने सिलेक्ट किए हैं, बस उसको लगाना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्रेश टेस्ट सीरीज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एमसीक्यू बैंक जो मिलेंगे, बस उसी को सॉल्व करना है, इसी से पूरी नैया पार लग जाएगी कट ऑफ की। कई बार हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत जेन्युइन एफर्ट्स को भी क्वेश्चन किया गया है, और उनमें से एक है कि क्या 9-10 हज़ार सवाल लगाना जरूरी है 150 क्वेश्चन वाले स्टेट पीसीएस के पेपर को करने के लिए यूपीपीएससी में। तो मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, चाहे आप पेपर ले लीजिए 2024 वाला या फिर इससे पहले जो कैंसल्ड पेपर है आरओ वाला, इन दोनों को आप लोग देख लीजिए, बिना 9-10 हज़ार सवाल लगाए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है इस वजह से 9-10 हज़ार, कोई हमको नंबर नहीं अचीव करना है, यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है। जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, हमको कट ऑफ निकालने की डिमांड को पूरा करने के लिए 9-10 हज़ार क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा सिलेबस है। छोटा सिलेबस होता तो 2-3 हज़ार क्वेश्चन से भी काम हो जाता। अब जैसे ल्यूपिक्स मिशन से ये 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया था, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं और उन लोगों ने जो है गलत किया है इसको। ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न को डी लगाया था और काफी सारे लोग हताश भी हुए थे इसको ध्यान से पढ़ने के बाद। आपको आते हुए प्रश्न गलत होते हुए देखने को मिलेंगे, कई सारे, एक नहीं कई सारे प्रश्न आपको लगेगा एग्जाम हॉल में बाहर आने पर कि ये तो मैंने गलत कर दिया, जबकि मैं इसको सही कर सकता था। ऐसे में आप बेवकूफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने प्रैक्टिस कम करी है। जब आप प्रैक्टिस कम करते हैं, ऐसी चीजों में मिस करते हैं, आयोग बनाता ही ऐसा पेपर है कि प्रैक्टिस ना करने वाले लोग जो है छट जाएं, उनके क्वेश्चन गलत हों। आप डायरेक्टली जो है संवाद कर रहे होते हैं एक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते समय एग्जाम बोर्ड से, ठीक है। वो एक्चुअली होता नहीं है, मतलब आयोग का बोर्ड आपके सामने नहीं है, उनका बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, वो आपका पूरा टेस्ट वहां पे कर लेते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है ल्यूपेक्स मिशन चर्चा में था, सबने पढ़ाया भी इसको, सब बढ़िया रहा इसमें। भारत जापान के बीच ये संयुक्त चंद्र मिशन था, ये सबने पढ़ाया। लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स ने पहली बात तो ये फैक्ट मिस किया कि लैंडर कौन डेवलप कर रहा है, रोवर कौन डेवलप कर रहा है। हमने इसको पूरा पढ़ाया था, लेकिन कई हमारे छात्र भी इसको गलत करके आए जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप जो है पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने का मन नहीं बनाते हैं, आप इसकी तैयारी में ही नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने इसको देखा कि अच्छा हाँ जैक्सा शामिल है, लैंडर है, रोवर है, इसरो है, जैक्सा है, तो इसको सही कर दिया, जबकि गलत है। इसमें ध्यान से पढ़िए, लैंडर विकसित करने के लिए जैक्सा जिम्मेदार है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लैंडर तो इसरो को बनाना है, रोवर डेवलप करना है जैक्सा को, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को जो है बनाना है, ठीक है, रोवर, ठीक है। लैंडर किसको डेवलप करना है, इसरो को डेवलप करना है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है। आंसर यहाँ पर सी होगा। ये जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उनका नहीं गलत हुआ था, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उनका ये सवाल गलत हुआ। कई बार ऐसा हुआ है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने कई सारे क्विज क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं कि हमने जो है 4 सवाल पूछे आपसे पेड क्विज ग्रुप में, उन 4 को मिलाकर के एक प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आ गया। ऐसा ही एक प्रश्न ये था। इसमें ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी इंडियन एसोसिएशन, इनको हमने प्रैक्टिस कराया कई बार, अब इनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लिया। तो जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी आप यहाँ पे फंस जाते। आपको इंडिविजुअली पूछा जाता तो हो सकता है आप ऑप्शन सेलिब्रेट कर लेते, लेकिन जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो प्रैक्टिस का बहुत महत्व बढ़ जाता है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप इसको निश्चित तौर पर क्रोनोलॉजी में नहीं लगा पाते। अन्य भी क्रोनोलॉजी के सवाल आए थे, वो ऐसे ही थे कि आपको प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिसमें मेरा मानना है कि बिना अभ्यास के आप नहीं कर सकते थे, कितनी पढ़ाई आपने की हो, कितना भी डेप्थ में उस टॉपिक को पढ़ा हो, जब तक आपने वैसे प्रश्नों का अभ्यास ना किया हो तब तक आप नहीं कर सकते थे। उनमें से एक प्रश्न ये आया था 2024 वाले प्रीलिम्स में, सतत विकास की अवधारणा को ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ये कथन जो है सही है। सेकंड यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं या फिर लिमिट टू ग्रोथ के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, या तो आपको पता हो कि ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा सतत विकास को जब बताया गया था तो किस रिपोर्ट में बताया गया था, वो रिपोर्ट का नाम आर कॉमन फ्यूचर था, आर कॉमन फ्यूचर था। या तो ये फैक्ट आपको पता होता तब आप इसको एलिब्रेट कर लेते, या तो आपको ये पता होता कि लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है ये जो है ब्रिटलैंड रिपोर्ट नहीं थी, ये एक्चुअली अलग रिपोर्ट थी।
1972 में आई थी और ये क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी, क्लब ऑफ रोम। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसको, अगर दोनों में से कोई एक तथ्य आपको पता होता। और इन सभी तथ्यों की प्रैक्टिस हमारी पेड क्विज में कराई गई थी, हमारी टेस्ट सीरीज में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही माल्थुसियन थ्योरी वाला, जिसने अच्छे से समझा होगा, माल्थुसियन थ्योरी पर हमने बकायदा एक वीडियो दिया था पेड क्विज ग्रुप में, जिससे क्वेश्चन आया। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ का कंसेप्ट बताते हुए मैंने एक वीडियो दिया था क्विज ग्रुप में, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया। मैंने पूरा उसमें मैप से समझाया था कि ग्लोबल नॉर्थ कौन सा है, ग्लोबल साउथ कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ग्लोबल नॉर्थ मानेंगे या फिर ग्लोबल साउथ मानेंगे, सब उसमें बताया आपको। कुछ सवालों में एलिमिनेशन मेथड वर्क कर जाता है, लेकिन एलिमिनेशन करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इब नदी घाटी जो है ये कहाँ पड़ेगी? इब नदी महानदी की सहायक नदी है, तो जाहिर सी बात है ओडिशा में पड़ेगी। अगर इतना भी यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होता तो आप इसमें एलिमिनेट कर ले जाते। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। बाकी सारे एलिमिनेट हो गए होते अगर आपको पता होता कि इब नदी घाटी जो है ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगी। हमारे स्टडी मटेरियल में भी ऐसा नहीं कि सारे तथ्य नहीं मिलेंगे, लेकिन वही मैंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है, चाहे आपने कितनी बार उसको सही पढ़ा हो, गलत करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि आयोग आप देख रहे हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर, इन ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर रहा है। पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, वो ए में दिया रहता था, लेकिन इसको कहीं पर बी में दे दे रहे हैं, कहीं पर डी में दे दे रहे हैं, कहीं पर सी में दे दे रहे हैं, तो इससे आप कंफ्यूज होते ही हैं। तो आयोग आपसे एक कदम आगे रहना चाहता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन के दौरान स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़ करके आयोग से एक कदम आगे रहना है, तभी जो है आप जो है एक्सेल कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं अपना कट ऑफ निकालना। अब करंट अफेयर वगैरह की बात हो गई, अब बात कर ले रहे हैं स्टैटिक में कैसे शुरुआत करें, क्योंकि अभी हमारा जो सिलेक्शन मटेरियल है वो तो आपको दिया नहीं गया है, वो तो थर्ड स्टेज में दिया जाएगा। तब तक आप क्या करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में कुछ बेसिक बुक्स हैं और ये हमेशा ही रेलिवेंट रहेंगी, भले ही इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन आने लग रहे हैं, लेकिन ये रेलिवेंट रहेगी आपकी शुरुआत के लिए। कई सारे लोग जो बेसिक से शुरू करते हैं वो इधर उधर की चीजें पढ़ करके मिसगाइड हो जाते हैं, उनके फैक्ट क्लियर ही नहीं हो पाते अंत तक। तो वो बेसिक बुक जरूर पढ़िए, आपकी क्रोनोलॉजी एक बार स्पष्ट होगी, उसके बाद जितने भी फैक्ट जो जरूरी होंगे एग्जाम के लिए वो हम आपके स्टडी मटेरियल में तो शामिल करेंगे ही। आगे क्या पढ़ना है हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री के लिए जो है बेसिक बुक की रीडिंग करनी है। बेसिक बुक आपको जो पढ़नी है वो दी गई है हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आपके पेड ग्रुप में ही। बेसिकली आर एस शर्मा वाली किताब है, सतीश चंद्रा वाली किताब है, स्पेक्ट्रम वाली बुक है। स्पेक्ट्रम की जगह हम लोग बिपिन चंद्रा देते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम थोड़ी ज्यादा बड़ी है और उसमें जो तथ्य हैं वो हम ऑलरेडी शामिल कर लेते हैं सिलेक्शन मटेरियल में। तो जो एनसीईआरटी की बेसिक किताब है बस वही उसी की एक रीडिंग रिकमेंडेड है। इसमें बुक को समझने में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब में पापा वीडियो देख सकते हैं। एंशिएंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का अलग अलग बना हुआ है, उसकी पीपीटी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें जो ऑडियो बताया जा रहा है उसको सुनिए और बेसिक बुक से कंप्लीट कर लीजिए एक बार। ये आगे तक आपको राहत देगा और जो आप मेंस का स्टडी मटेरियल वगैरह पढ़ने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम सब नया नया है। बेसिक बुक से डायरेक्टली सवाल नहीं आ रहे हैं आजकल प्रीलिम्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रिलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको शुरुआत बेसिक बुक से ही करना चाहिए। बेसिक बुक जो जो पढ़नी है वो ग्रुप में दे दी गई है और सिर्फ उसी पर रिलाई करना है। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक बुक है लक्ष्मीकांत वाली, उससे आप पढ़िए और उसको पढ़ने के लिए आप जो है स्टडी फॉर सर्विसेज की प्लेलिस्ट की सहायता ले सकते हैं। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, जितने भी चैप्टर्स आपके फर्स्ट स्टेज में हो पाए 35 से 55 दिवस के बीच वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो स्टडी मटेरियल मिलेगा लिस्ट और कंपाइलेशन पीडीएफ उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का महत्व अभी भी है, कई सारे क्वेश्चन अभी भी आते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली नहीं भी आते हैं तब भी आपको बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी से ही मजबूत करने होते हैं ज्योग्राफी के, जिससे आगे जो फैक्ट होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह के या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के, तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपने बेसिक पढ़ा हो। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th की बुक्स हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एनसीईआरटी का यूट्यूब वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसकी सहायता ली जा सकती है। इसमें इसके वीडियो देखते हुए आप बुक पढ़ सकते हैं। बुक के सारे फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा, डेफिनेशंस पर फोकस करिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको आगे की स्टडी मटेरियल में मिलेगा और जो भी होता है करंट अफेयर में तो मिल ही जाता है। कोई ज्योग्राफिकल करंट अफेयर है, कोई नदी चर्चा में है, कोई नदी सूख रही है, कोई ग्लेशियर सूख रहा है या फिर कोई लैंडस्लाइड आ रही है या फिर भूकंप आ रहा है, उसके बारे में तो करंट अफेयर में बताते ही रहते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह वाला पार्ट देखना है, लेटेस्ट रिपोर्ट वगैरह हम सब करंट अफेयर में अपडेट करते ही है। ठीक, तो जो बेसिक बुक पढ़नी है वो आपको ग्रुप में दे दी गई है। ये BPSCL ऐसे करके कोड दिया हुआ है। बेसिक बुक का मतलब हो गया बी, ठीक है, पापा वीडियो मतलब पी, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी हो गई, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग। सीएल जो है ये सबसे लास्ट में मिलेगा, थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक आप बीपीएस जितना हो सकता है मजबूत करते हुए चल सकते हैं और फिर सेकंड स्टेज में इतना कंप्लीट करने के बाद मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत की किताब और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट इसको कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उनको देख लीजिएगा। तब तक
साइंस के लिए बेसिक साइंस का पापा वीडियो हमने बनाया है, इसकी पीडीएफ हमने दे दी है ग्रुप में। जिन लोगों को वीडियो से देखना पसंद है वो डेली जो 1 घंटा कंप्लीट करेंगे तब भी कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट स्टेज में। और अगर पीडीएफ से आपको पढ़ना सुकर लग रहा है तो पीडीएफ से आप पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने टॉप 600 दे दिए प्रैक्टिस के लिए। ये समरी पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन से, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी साइंस की बन जाएगी। बाकी आगे जो फैक्चुअल जानकारी है वो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग जो अब 6th एडिशन आएगी उसमें आपको मिलेगा। इन्वायरमेंट के बेसिक कंसेप्ट के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी और टॉप 400 क्वेश्चंस फिलहाल के लिए दिए गए हैं। लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे 57 टाइगर रिजर्व इंडिया का आ चुका है दिसंबर में, 58 भी जल्द आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आगे अपडेट होकर के मिलेंगी करंट अफेयर में। लेकिन बेसिक अवधारणाएं जो इन्वायरमेंट की है, निश, हैबिटेट वगैरह, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, पोल्यूशन वगैरह, स्पीशी और बाकी सारी चीज़ें ये आपको समरी में कवर हो जाएंगी। इससे आप पढ़ करके रखिए। इसके जो अपडेट्स हैं और जो स्टैटिक वाली जानकारी है, जो लिस्टिंग वाली जानकारी है, वो आगे मिल जाएगी। अर्थव्यवस्था में कक्षा 9 से लेकर 12 तक वैसे जरूरी है, सिर्फ माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है। इसकी समरी हमने दे दी है, तो डायरेक्टली किताब अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये 9th से लेकर 12th की हमने जो इकोनॉमी की समरी दे दी है उसी से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। टॉप 200 इकोनॉमी के क्वेश्चंस की पीडीएफ फिलहाल दे दी गई, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब आता है। अब तुरंत आप लोग लिखेंगे इस साल तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगले साल भी नहीं आएगा। अगले साल हमको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं निश्चित तौर पर। एक साल छोड़ करके एक साल आता रहा है ये, तो जो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, यूनियन बजट, ये सब मिलेगा 2025 वाला। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो सारे नोट्स ग्रुप में साझा किए जाएंगे। तब तक आपको जो ये इकोनॉमी की समरी दी है इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। इसमें कोई आपका डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सारे प्रूफ वगैरह हमने दिए, ये सफिशिएंट है इस बात को साबित करने के लिए कि करंट अफेयर जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही आपको पढ़ना होगा और उसी से लाभ मिलेगा एग्जाम में। मिसलेनियस से क्वेश्चन इस साल नहीं आए, लेकिन आगे आ सकते हैं। मिसलेनियस की अपडेट जो अभी तक है वो हमने ग्रुप में दे दिया है, उससे डेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स निश्चित तौर पर बदलेंगी, जैसे फॉरेस्ट वाली हो गई, फॉरेस्ट वाला अभी चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वाला हो गया, उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला हो गया, रेमिटेंस वाला, ये सब थोड़ी थोड़ी आगे रिपोर्ट्स बदल सकती है, पॉवर्टी वगैरह वाली। इसको छोड़ करके बाकी जैसे सेंसस है, अर्बनाइजेशन है, जिसके चेंज होने के अभी तक कोई चांस नहीं है, इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप, ठीक। यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल इस साल के प्रीलिम्स में नहीं आया, लेकिन मेंस का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 2 पेपर आपको यूपी स्पेशल के देने हैं, तो यूपी स्पेशल पढ़ना मैंडेटरी है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए भले ही काम का नहीं रहा, लेकिन मेंस के लिए निश्चित तौर पर काम का है। यूपी स्टैटिक जीके के नोट्स आपको पढ़ने हैं जो दिए गए हैं। यूपी जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, इससे प्रीलिम्स वाली तैयारी पूरी हो जाएगी। बाकी मेंस के नोट्स अलग हैं, डिटेल्ड वाले, जिसमें यूपी 5 और 6 पेपर जो जीएस वाला है उसके कवर किए गए होंगे। इन सब पीडीएफ्स को आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में तैयार कर लेना है। ये प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह अभी छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद, जब पेपर नजदीक होगा। मतलब सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम इसको पढ़ेंगे प्रायोरिटी वगैरह, अभी इस पर बात नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज का वगैरह बता चुके हैं शेड्यूल। ओवरऑल मोटे तौर पर ये है हमारी 3 स्टेज की या 3 फेज की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। पहला फेज जो है ये आपके एडमिशन लेने से 35 से 55 दिवस तक चलना चाहिए, आपकी समझ पे आधारित है, आपकी पूर्व तैयारी पर भी आधारित है। कुछ लोग इस फर्स्ट स्टेज को 35 दिवस में ही पार कर ले जाएंगे, कुछ को 45, कुछ को 55 दिवस या 60 दिवस भी लग सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 60 दिवस भी ले रहे हैं तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्लो लर्नर है। बाद में सेकंड स्टेज पर आएंगे, इंटरमीडिएट स्टेज होगा ये। इसमें आपको क्या करना है, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। तो एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज यानी शुरुआत का स्टेज है, तो सारी चीजें शुरुआत लेवल पर होंगी। बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। हिस्ट्री बुक्स पढ़ रहे हैं, सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक अवधारणाएं बनाइए कि हर चैप्टर में आपसे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, कैसे क्रोनोलॉजी बना रहा है, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी बना रहा है, धर्मों की क्रोनोलॉजी बना रहा है, और जिन जिन शासकों के बारे में जो बेसिक बातें बताई जा रही हैं वो किस वंश से हैं और किस फेज में आते हैं, और एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन कौन से, नई प्रथाएं शुरू करने वाले रूलर्स कौन कौन से हैं, नए वंश की स्थापना करने वाले रूलर्स कौन कौन से हैं, किसने किसको हराया, ये सब बेसिक बातें पढ़ना है। सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ज्योग्राफी में बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस, लैंड की डेफिनेशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस एनवायरनमेंट में, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिक कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन की थ्योरीज वगैरह हो गई, ये सब समझते हुए चलना है। लेटेस्ट रिपोर्ट जैसे पॉवर्टी वगैरह की है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा आगे।
लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट जो है, जैसे पॉवर्टी है क्या एक्चुअली, कितने प्रकार की होती है, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, किसी सिटी को आप अर्बन कैसे मानेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट पॉपुलेशन का कैसे कैसे होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक बेसिक बातें ये आपको पढ़ते हुए चलना है। पीवाईक्यू देखने की शुरुआत की जा सकती है बिल्कुल, लेकिन अभी एकदम से डे वन से नहीं करिएगा, नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है शुरुआत पीवाईक्यूज करते हैं, महीने तक पीवाईक्यू में ही अटके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यू आप एडमिशन लेने के 10 से 15 दिवस बाद देखना शुरू कर सकते हैं, और शुरुआत में सेक्शन वाइज जो है देखने की कोशिश करिएगा, ईयर वाइज नहीं देखिएगा, मतलब एक एक पेपर देखने की अपेक्षा एक एक सेक्शन उठा करके देखिएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की पीवाईक्यू देखिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की पीवाईक्यू देखिए, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की पीवाईक्यू देखना शुरू कर सकते हैं। अपना रीडिंग स्किल सेट आपको मजबूत करना है, उसको अपग्रेड करना है, समस्या हो तुरंत डाउट क्लियरेंस में पूछिए। आपको एक एक चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करना है, शुरुआत में देर हो सकती है लेकिन इसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग स्किल और बाकी चीज़ों से संबंधित इस बार ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज भी देना हम लोग शुरू करेंगे, ये हमारा नया इनिशिएटिव है। बेसिक बुक वाले फेज में कैसे पढ़ना है, कैसे रिटेन करना है, कैसे नोट्स लिए जा सकते हैं, इसके वीडियो अभी आपको लगातार मिलते रहेंगे आपके पेड ग्रुप में। सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल की आपको तैयारी करनी है, मध्य लेवल की। इसका मतलब ये है कि जितना हमने प्री वाला बताया, फर्स्ट स्टेज वाला, ये आपका कंप्लीट हो चुका हो। प्री वाला ये कंप्लीट करने के बाद आप उस स्टेज में आ चुके होंगे जिसमें फिर मेंस का स्टडी मटेरियल आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, GS1 से लेकर GS6 तक का जो भी स्टडी मटेरियल मेंस के काम का है, मेंस ग्रुप में एडमिशन लेकर के आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एसी की भी आधारभूत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। GS5-6 का जो स्टडी मटेरियल है काफी बड़ा है, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे एक बार प्रीलिम्स ओवर होने के बाद आपके पास सफिशिएंट चांस रहे मेंस लिखने का और मेंस में अच्छा परफॉर्म करने का भी। बेसिक बुक कंप्लीट होने के बाद जो आपके सेक्शनल टेस्ट शुरू हो जाएंगे और लगातार पेड क्विज आप लगाना शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर जो आपको मंथली मिलने लगेगा, मंथली वाला तैयार करते हुए चलिएगा। सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन जो है, सबसे लंबा जो टाइम गैप है वो इसी में मिलेगा, शुरू के 35 से 55 दिवस के बाद, और एग्जाम से करीब जो है 80 से 90 दिवस के पहले का जो फेज है, यानी अभी एडमिशन लेने से 50-55 दिवस के बाद का जो फेज है, एग्जाम से जस्ट 3 महीने पहले का, उसमें इंटरमीडिएट स्टेज है। तो ये काफी लंबा आपका फेज चलेगा, 4-5 महीने का। तो 4-5 महीने का गैप इतना सफिशिएंट है कि मेंस का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा जा सकता है थॉरोली, और पूरी अवधारणाएं मजबूत की जा सकती हैं, हिंदी और एसे तक की, ठीक है। हिंदी, एसे और GS1 से लेकर 6 तक का पूरा स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं हमारे मेंस वाले ग्रुप में एडमिशन लेकर के। और जिन लोगों को लगता है कि वो पढ़ चुके हैं तब भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप आंसर राइटिंग का भी कोर्स ले सकते हैं 1-2 महीने का, तो आंसर राइटिंग भी अपनी मजबूत कर सकते हैं। थर्ड और फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है आपका एंड गेम, प्रीलिम्स का एंड गेम, यानी प्रीलिम्स से जस्ट 70 से 90 दिवस का समय। प्रीलिम्स की एग्जाम डेट आ चुकी होगी, इंटरमीडिएट स्टेज के बाद हमें पता चल चुकी होगी, उसके बाद आपको टोटल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिल चुका होगा आपको, जिसको हम लोग सिलेक्शन मटेरियल मानेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल आपको अपडेटेड मिल जाएगा 2025 के लिहाज से। पेड क्विज लगातार चल रही होगी, पेड क्विज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए होंगे, कंसेप्चुअल टफ क्वेश्चंस तब तक हम पूछ रहे होंगे आपसे, टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ वाली मिलनी शुरू हो जाएगी। अदर कोई अपडेट्स जो आगे मिलते रहेंगे आपको, वो हम इसमें साझा करेंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कंक्लूड होगी। अभी आपको ये ओवरव्यू बताया है, इसमें जो भी एडिशंस होंगे या बारीक जानकारियां जो है आगे मिलती रहेंगी। जैसे जब सेकंड स्टेज आपका शुरू हो जाना चाहिए तब आपको वॉइस मैसेज वगैरह मिलेगा, फाइनल स्टेज जब शुरू होने जा रहा होगा तब आपको स्ट्रैटेजी और वॉइस मैसेज वगैरह मिलेगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स अटेम्प्ट करेंगे 2025 वर्ष में, तो उनके लिए काफ़ी जानना जरूरी होता है कि कैसा कट ऑफ जाता रहा है पास्ट के पेपर्स में, पास्ट के ईयर्स में जो एग्जाम हुए हैं प्रीलिम्स के। जीएस पेपर 1 में कैसा कट ऑफ गया था यहाँ पे, जिसमें 150 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो आउट ऑफ 200 आपको कितने नंबर और आउट ऑफ 150 आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए थे अपना कट ऑफ क्लियर करने के लिए जीएस पेपर 1 में और मेंस लिखने के लिए। अभी सब चीज़ें मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हर बार ट्रेंड बदल जाता है, कभी इजी पेपर आता है, कभी मॉडरेट, कभी टफ, ये चीज़ हर साल बदल जाएगी, कंसिस्टेंट नहीं रहती। जैसे 2023 में पिछले 5-6 वर्षों का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थी और पेपर भी मॉडरेट टू इजी लेवल का आया था। तो 125 मार्क्स आपको चाहिए थे यूआर कैटेगरी के लिए 200 मार्क्स में से, और 150 क्वेश्चंस में से करीब आपको 94 सही क्वेश्चंस यहाँ पे चाहिए थे। लेकिन 2024 का कट ऑफ निश्चित तौर पर गिरेगा और पिछले 5-6 वर्षों का ऐतिहासिक सबसे कम कट ऑफ भी हो सकता है। इवन ये 2020 वाले कट ऑफ से भी कम जाने की उम्मीद इस बार बन रही है। सो ये वेरी करता है, तो पेपर कैसा आया होगा जिस दिन आप अटेम्प्ट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कट ऑफ कितना होना चाहिए।
कट ऑफ टारगेट कितना करना है, हमेशा ही जो है आपको 65 प्लस जो है टारगेट करना होगा। 65 प्लस परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपको कम से कम जो है 95-100 क्वेश्चन का टारगेट पढ़ते समय लेकर के चलना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज में आपको करीब 95-100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है, यानी करीब जो है 2/3 पेपर को आपको डिस्ट्रॉय करने का टारगेट रखना है कि 100 क्वेश्चन हमारे हर हाल में सही निकले। प्रिपरेशन के दौरान आपका ये टारगेट रहेगा, बाकी कई सारी चीज़ें हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे कुछ पेपर्स होंगे आरओ वगैरह के, हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन तक जब आप पहुंचे तब तक हमको कट ऑफ देखने को मिल जाए। 2024 का भी कैसा रहता है, कट ऑफ बहुत ही कम रहता है, तो उसके हिसाब से आगे आपको टारगेट बताया जाएगा। अभी पढ़ाई के समय आपको 95-100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना चाहिए। अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में मायने नहीं रखता है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, सारे सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए। हिस्ट्री से इस साल 24 सवाल आए थे और 2023 में भी 26 सवाल मतलब इस बार भी 26 सवाल आए थे 2024 में, और पिछले साल भी 26 प्रश्न आए थे। 2022 में भी 24 प्रश्न आए थे। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्रीलिम्स का, मेंस में जबकि इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाता है। जी, इस पेपर 1 में इंडियन इकोनॉमी से 15 प्रश्न इस बार आए थे, पिछली बार 11, उससे पिछली बार 4 ही आए थे। तो इंडियन इकोनॉमी अब बढ़ रहा है वेटेज धीरे धीरे, 15 प्रश्न इसमें हो गए हैं। जनरल साइंस के 24 प्रश्न इस बार आए थे। इंडियन पॉलिटी के 22 प्रश्न आए थे। इंडियन ज्योग्राफी के 23 प्रश्न इस बार आए थे। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा, इसी को ट्रेंड बदलना बोलते हैं, जब पिछले 5-6 वर्षों का कुछ रिकॉर्ड टूटता है। जैसे कभी भी 22 से ज्यादा प्रश्न नहीं आए इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में, लेकिन 2024 में रिकॉर्ड टूटा, 23 प्रश्न ज्योग्राफी के आए। एनवायरमेंट इकोलॉजी से 6 प्रश्न आए। यूपी जी के यूपी करंट अफेयर से सिर्फ 1 ही प्रश्न आया, पिछली बार 5, 6, 8 तो होते ही थे। और करंट अफेयर से 30 सवाल इस बार आए, मिसलेनियस से मात्र 3 सवाल आए। तो जो भी सवाल कम हुए, जैसे मिसलेनियस के सवाल कहाँ शिफ्ट किए गए, ज्योग्राफी हिस्ट्री में, और यूपी करंट अफेयर यूपी जीके के सवाल कहाँ पर शिफ्ट किए गए, पॉलिटी और जनरल साइंस में। इस तरीके से ये ट्रेंड बदलता रहता है। आर्ट कल्चर से इस साल कोर कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी के अंतिम हिस्से पर हैं हम लोग। स्ट्रैटेजी बनाना काफी आसान होता है, एक दिन में बैठ करके हमारी टीम स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर देती है, और लेकिन स्टडी मटेरियल बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में, सारे टेस्ट सीरीज तैयार करने में, पेड क्विज कराने में, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से अपना मटेरियल अपडेट करने में। तो ये फर्क होता है, स्ट्रैटेजी चॉकआउट करने में और उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में बहुत अंतर होता है। यही बात स्टूडेंट के लिए भी लागू होती है। स्ट्रैटेजी वीडियो देखना सुनना एक बात है, और डे 1 से लेकर एग्जाम के दिन तक उसको एग्जीक्यूट करना एक बात है। तो दोनों बातों में जो अंतर है, उसका किस चीज़ का अंतर पड़ता है, डेडिकेशन का, हार्डवर्क का और कंसिस्टेंसी का। आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत पड़ेगी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, तीनों में ही स्टूडेंट की मेहनत महत्वपूर्ण रहेगी। कितना आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, यूपीपीएससी को लेकर के, अधिकारी बनने को लेकर के, और अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को लेकर कितना सीरियस है, ये बात मैटर करेगी। और जो लोग इन सारी चीज़ों का समावेश लेकर के चलते हैं, वो अपने आप को एग्जाम के दिन हारा हुआ या फिर जो कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड महसूस नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ से हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अपने डिवाइस पे रह सकते हैं, बेसिक बातें उसमें बता दी जाएंगी। और बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमने बता दिया है। अब आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने लेट एडमिशन भी लिया 2025 का फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में एडमिशन लिया है, ये ग्रुप बिल्कुल आप उसी दिन से वैसे ही चालू कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कोई भी लेट नहीं हुए हैं, आगे भी जो ग्रुप शुरू होंगे उसी हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जब एकदम सेकंड स्टेज हमारा पार हो जाएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी, तभी हमारी स्ट्रैटेजी बदलेगी। अदरवाइज इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है 2025 के लिए। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में आकर के पूरी तरीके से इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो हमने सारी चीजें बताई, इसको फॉलो करते हुए, हमारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए आप सिलेक्शन के नजदीक डेली पहुंचते जाएंगे। डेली आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। कोई भी टीम, कोई भी जो है इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग संस्थान आपको जड़ी बूटी नहीं दे सकता है कि आप एक दिन में खा करके प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के सक्षम हो जाएं। आपको एक स्ट्रैटेजी दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल रेगुलर बेसिस पर मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर बेसिस पर जो जो चीज़ें दी जाएंगी उसको तैयार करते जाना है, और आप धीरे धीरे शनाय शनाय जो है अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। अब कोई भी आपका डाउट है, आप डिस्कशन ग्रुप में उसमें रख सकते हैं। आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाने शुरू हो चुके हैं।